हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करे थे जो आपको पहले एग्जाम में आ चुके हुए हैं। तो आज उसका सेट नंबर 4 है। मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था 2020 एमसीक्यू के। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 60 टू 80 एमसीक्यू जो इनके बीच में आते हैं। वो 20 एमसीक्यू आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होप सो आप सभी ने पुराने 3 लेक्चर देखे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो या कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो ये आपकी एमसीक्यू की पीडीएफ आ गई। ये मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कल जब आपका लास्ट लेक्चर आएगा, 5th सेट आएगा, जब हमारे 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। आप इधर देख सकते हो 60 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके मैंने आंसर्स भी अपडेट कर दिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, Which Congress leader has passed the Indian Civil Services Examination, जो उस टाइम का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता था। तो किन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था? तो मैं बता दूं, इधर आपके आंसर आते हैं अरबिंदो घोष एंड सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने ये जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम था ये पास किया था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और बाद में इन्होंने लेफ्ट कर दिया था क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। तो 61 का आंसर आता है C1। आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन। हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, अब बुक के रिलेटेड भी आपको पता आजकल पूछा जाता है कि एक बुक किसने लिखी है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड मैं थोड़ी सी बुक्स की भी उठाए हैं और कुछ टाइटल्स उठाए हैं। ठीक है, कि कौन किस नाम से जान चाहते थे वो भी आपको इसमें एमसीक्यू मिलेंगे। तो कहता है किसने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच्चाई, सच्चे वक्त कौन थे। मतलब आप मान सकते हो कि सच्चाई की राह पर चलने वाले कौन एक ही इंसान थे, आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी। तो वो आपका आंसर आता है महात्मा गांधी, हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। 63 क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। आप देख सकते हो बोल रहे हैं अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो घटना पहले घटी उसे पहले लगाएं और सीक्वेंस वाइज उसे लगा दीजिए। उसके लिए आपको सबसे पहले ईयर पता होना चाहिए। पहले बोलता है रॉलेट एक्ट, गांधी इम्पैक्ट, मॉले मिंटो रिफॉर्म एंड एल्बर्ट बिल। मैंने आपको एक कंप्लीट स्टोरी 11 लेक्चर्स में कंप्लीट की, आपको बताया कैसे कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या परेशानी आई, कैसे कैसे हमारी मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा रोलेट एक्ट था। ठीक है, रोलेट एक्ट हमने पढ़ा था सर, आपने बताया था काला कानून जिसे बोलते हैं 1919 में आया था सर। फिर आपने बताया था गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था। तो वो कब पैक्ट हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट हुआ था मॉले मिंटो भी सर, आपने बताया था मॉले मिंटो इन 1909। एंड एल्बर्ट बिल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1883 बस याद रखना इसका ईयर। तो आप इधर से ही लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। अगर आपको 1883 नहीं भी पता था तो आप इन 3 ऑप्शंस की मदद से भी आंसर दे सकते हो। तो 1883 पहली बात है, सबसे पहले आ गया। तो 4th ऑप्शन तो पहले आता है, तो डी तो कैंसिल हो गया, D1 कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले आपका आता है 1909, 3rd ऑप्शन, देन 1919 एंड देन 1931। तो मेरे हिसाब से आंसर मुझे दिखता है हाँ ए ऑप्शन, A1 इज द राइट वन। तो 63 का आंसर A1 है। 64 क्वेश्चन, व्हाई द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। देखो 1911 में जब हमारी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसे कैंसिल कर दिया गया था, नल एंड वॉइड कर दिया गया था। तो उस टाइम पे हमारी जो कोलकाता पहले कैपिटल हुआ करती थी अब उसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्या कारण था ब्रिटिशर्स ने? मैंने आपको बताया था डेट ब्रिटिशर्स डर गए थे। ब्रिटिशर्स को लगा हाँ जनाब हमारी बेइज्जती हो चुकी है, अब हम इधर नहीं रह सकते। तो उनकी अब बेइज्जती हो चुकी थी। तो 64th का आंसर आ जाता है कोलकाता वॉज द हॉट बेड फॉर रेवोल्यूशनरीज। तो उस टाइम पे एक तरह की वो हॉट बेड बना हुआ था रेवोल्यूशनरीज के लिए। उधर लोगों में मान सकते हो कि उनकी वो आगे बढ़ रहे थे, वो जंग लड़ रहे थे, वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा भाईजान इधर से निकल ही जाओ, इससे अच्छा हम दिल्ली में शासन करते हैं। तो उन्होंने दिल्ली चले गए। 65th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड महात्मा टाइटल गिवन बिफोर द नेम ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा टाइटल दिया गया था, कौन सी मूवमेंट के बाद दिया गया? तो वो उनकी फर्स्ट मूवमेंट के बाद दिया गया था। तो उनकी फर्स्ट मूवमेंट कौन सी थी सर? आपने बताया था चंपारण सत्याग्रह। तो इस मूवमेंट के बाद इन्हें इनके नाम के साथ महात्मा भी लगा दिया गया।
66 क्वेश्चन, आफ्टर द फेलियर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म। नीचे दी ऑप्शन में आपकी मूवमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जब वो फेल हो गई थी तो स्वराज पार्टी बनी थी। ठीक है, स्वराज पार्टी। अब आपने बताना है स्वराज पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बताने आपने, ठीक है, और सेक्रेटरी बताने। आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। कहते हैं कौन सी मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी का उद्घाटन हुआ था एक तरह का, तो वो हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मैंने आपको बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉन हुई थी, चौरी मूवमेंट के बाद, वो जो इंसिडेंट के बाद। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कहा मैं हिंसा को बहिष्कार करता हूं, आपने तो हिंसा की है, इसलिए मैं ये जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे वापस लेता हूं। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, मैक्सिमम लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अपनी अलग मूवमेंट बना ली, आप पार्टी बना ली, उसे स्वराज पार्टी दिया, और आप बताओगे उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका आंसर 66 का बी ऑप्शन है। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से था आपको बताया था मैंने, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपका जो अडॉप्टेड सन था वो आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के तहत। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो 67 का आंसर क्या रहेगा, D1। 68 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश इन दिसंबर। दिसंबर तो मैंने बता दिया, ईयर आप बताइए। तो 68 का आंसर क्या आता है, कौन से ईयर में मुस्लिम लीग का उद्घाटन हुआ, तो आ जाता आंसर 1906 के 1906 में। 1906 में आया तो किन्होंने की थी, किन्होंने ये स्टार्ट की थी, किन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी, तो आपको मैंने बताया था ख्वाजा सलीमुल्लाह जी एंड आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, यह क्वेश्चन आपका मैंने उसमें भी कराया है आपको, डेमोग्राफी एंड सेंसस। अगर किसी ने वो मेरा लेक्चर देखा हो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था, इधर भी आपका हिस्ट्री सेक्शन में भी आ जाता है। कहता है जब इंडिया में पहली बार फर्स्ट सेंसस हुई तो उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ध्यान से देखिए ऑप्शन, नाम आपको अपने आप दिख जाएगा, लॉर्ड मायो। 70th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट, ये आपको नेशनलिस्ट के नाम लिखे। देखो मैंने ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में है शायद से, तो उसमें यही आ जाता है, बोलता है हु अमंग दीज वर रेफर टू एज मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अगर मैं इधर ना ये काट दूं, मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट की जगह एक्सट्रीमिस्ट लिख दूं, तब तो आपको आसानी से आंसर पता चल जाएगा। बस यही ट्विस्ट डाला है, एग्जामिनर आपको यही ट्विस्ट देगा, आपने उधर पहचानना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन है इधर, लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन आते हैं 1, 3 एंड 4, तो दैट इज योर डी ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उग्रवाद के नाम से इन्हें हिंदी में कहा जाता है, तो नेशनलिस्ट मिलिटेंट नेशनलिस्ट कौन से आ जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट। तो ये लाल बाल पाल आर द मेन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब देखो ये थोड़े से मैंने वो लिए हैं, इनके कुछ टाइटल आप कह सकते हो, तो देख लेते हैं। आपको पता है आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, 71 का आंसर आता है D1। अब आप बताओगे वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन क्यों कहा गया, किस कारण कहा गया, तो ये आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। 72 क्वेश्चन, हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज लोकमान्य। ठीक है, लोक, जो लोक क्या होता है, हिंदी वर्ड है, ठीक है, लोक होता है लोगों में, लोगों जिसे मानते हैं, किन्हें मानते थे लोग, तो उनके नाम के साथ ये लगता था। अगर माना जाए आप सीरियल्स में भी आपको अगर कोई देखा होगा कोई पुराना सीरियल, तो उसमें मैंने एक बार सुना हुआ है, बोला जाता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ ये वर्ड लगाया जाता था पहले। तो आपने याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक के साथ लोकमान्य, उन्हें ये टाइटल दिया गया था। 73 ये लोकमान्य था, अगला बोलता है लोकनायक। ठीक है, अगला क्या बोलता है, लोकनायक। तो लोकनायक थे हमारे जयप्रकाश नारायण। ये नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब आपको यह भी पता होगा सरदार जी किसे बोलते थे। ठीक है, सरदार जी की जो इन्हें टाइटल था दिया गया था 74 क्वेश्चन का, तो इसका आंसर भी क्या आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
देखो ये सरदार वो रिलीजन टाइप नहीं आ जाता, इसमें सरदारों ने हेड के लिए बोला गया था, इन्हें हेड की उपाधि दी गई थी तो सरदार बोला गया इन्हें, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु इज द इंडियन नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे टाइटल दिया गया, तो दैट इज योर सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्टेंस कवर्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च। दांडी मार्च आपको पता है सॉल्ट ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कितना ट्रेवल किया था, कितना डिस्टेंस कवर अप किया था। देखो आपको उसमें ना ऑप्शन मिलेगा, हर बड़ी जगह 241 में मिलेगा और 240 में मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, आप इधर आपको 241 तो है नहीं, तो इधर आप 240 चुन लो। माइल्स में बात करें तो 240, अगर किलोमीटर में बात करें तो 385 या 386, ठीक है। ये एक दो कदम ऊपर नीचे, और आपको ऑप्शन ऐसा कभी नहीं आएगा 240 और 241, आपको 5-5 या 10-10 का डिफरेंस जरूर होगा ऑप्शंस में, ठीक है। ये मत सोचो कि अगर 241 आ गया या 240 आ गया तो कौन सा चुन ले, तो ऐसा नहीं होगा। 77 क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी इवेंट पैक्ट टेकन प्लेस। गांधी इवेंट पैक्ट मैंने आपको पहले बताया 1931 में हुआ, तो 1931 में हुआ तो कब हुआ, डेट क्या थी, उसकी तिथि क्या थी, तो उसकी तिथि थी 5 मार्च 1931। अब आपने बताना है, गांधी इवेंट पैक्ट में मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह जी की कोई बात नहीं रखी गई थी, तो उन्हें एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कब दिया गया, ठीक है, थोड़े ही दिनों बाद दे दिया गया था। अब आपने उसकी डेट बतानी है, ये डेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, शहीदी दिवस के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई साइमन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। जो साइमन कमीशन था उसे क्यों बनाया गया, क्या कारण था, तो मेन कारण उसका क्या था, 78 क्वेश्चन का आंसर आता है, आप ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूं। तो इसका मेन आंसर आता है टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें देखना था कि क्या कमी पेशी रहेगी, उसमें क्या क्या नए रिफॉर्म्स लाने हैं, एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। असली में तो ये काम 1929 में होना था, लेकिन ये 1927 में ही ले आए, 2 साल पहले ले आए, और भारतीयों को इसकी प्रिपरेशन करने का समय ही नहीं दिया, क्योंकि भारतीयों को दिया जाता था कि आप अपने भी कुछ प्रस्ताव आगे रखो। 79 क्वेश्चन, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आप इधर देख सकते हो कि बोलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पार्टीज की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसे आप लगाइए। तो सबसे पहले आपको इनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पता होनी चाहिए। आईएनसी की तो सभी को पता होगी कब एस्टेब्लिश हुई थी, एओ ह्यूम जी ने की थी 1885 में की थी। देन मुस्लिम लीग भी मैं आपको इसी आज के लेक्चर में ही बताया 1906 में हुई थी। देन हमारी बात आती है स्वराज पार्टी, भी मैंने अभी आपको बताया 1923 में हुई थी। फिर स्वराज पार्टी का आपका लिखा है जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी आपकी हुई थी 1916 में, साउथ मद्रास में थी, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो ऑप्शन थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे से टाइपिंग में, तो आपका पहले आंसर देखो ऑप्शन से बी में चूज कर लेना, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी है, दैट स्वराज पार्टी को आपने बाद में लिखना है और जस्टिस पार्टी को पहले लिखना है, बाकी ठीक है। पहले आईएनसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1885 में, मुस्लिम लीग की हुई 1906 में, स्वराज पार्टी की आपकी हो जाती है 1923 में, और जस्टिस पार्टी की आपकी हो जाती है 1916 में, ठीक है, ये 1906 है, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी पहले आएगा, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में जब आपको प्रोवाइड करूंगा, तो ये आप इसमें भी करेक्शन कर लो। तो इसका आंसर बी आता है, बस लास्ट वाले को थोड़ा सा इंटरचेंज करना और कुछ नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन, द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एम्ड एट। अब मैंने आपको होम रूल मूवमेंट के बारे में नहीं बताया हुआ, मैं तभी आपको कहा था कि कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको एमसीक्यू में सीखने को मिलेंगी। तो वही चीज है, देखो 11 लेक्चर बन चुके थे, उसमें बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, मैं तो अपने एंड से पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ, 100 क्या 200% देने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज मैंने सोची कि कुछ जो इंपॉर्टेंट और टर्म्स होंगी वो मैं आपको एमसीक्यू में कवर अप कर दूंगा। तो कहते हैं जो होम रूल मूवमेंट थी, ठीक है, होम रूल मूवमेंट क्या था आपका, नहीं, ये जो होम रूल मूवमेंट था सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आयरलैंड में। जो आयरलैंड था ये खुद, ठीक है 2 मिनट, ये खुद ब्रिटिश रूल के अंडर था, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल करता था आयरलैंड पे, ठीक है। तो उधर के लोगों ने स्टार्ट की थी मूवमेंट की होम रूल। आपसे पूछा जा सकता है होम रूल कौन सी कंट्री से लिया गया है, कहां पे स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो आयरलैंड में स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जहां आप रूल कर रहे हो तो उधर की गवर्नमेंट जो है उधर के लोगों की होनी चाहिए,
जैसे हम पे रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट भी ब्रिटिशर्स की थी। मतलब गवर्नमेंट हमारे होंगे, बस आप एक तरह का शासन कर सकते हो हम पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट थी कि आप हमारी सेल्फ गवर्नमेंट दो, उनकी डिमांड क्या थी, सेल्फ गवर्नमेंट दो। तो अब हमारे इधर भी ये कल्चर आया, तो कौन लेके आया, सबसे पहले आपने याद रखना है, सबसे पहले जंग छेड़ी बाल गंगाधर तिलक जी ने। कहां पे उन्होंने स्टार्ट की, इंडियन होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट की थी इन 1916 अप्रैल में, ठीक है। और कहां पे की थी इन्होंने स्टार्ट की थी महाराष्ट्र एंड मिडिल इंडिया, आप मान सकते हो। फिर सितंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, सितंबर में बाद में एक एरिश लेडी थी, दैट इज योर एनी बेसेंट। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट दिया ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो इन्होंने मद्रास में स्टार्ट की थी फॉर डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट। अब आपसे यही क्वेश्चन इधर से आ सकता है कि होम रूल स्टार्ट कब हुआ, 1916 में हुआ। कि इन्होंने स्टार्ट किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट कर दिया था, आप मान सकते हो 3-4 महीने पहले। तो एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होम रूल, उन्होंने कौन सा स्टार्ट किया, ऑल इंडिया होम रूल लीग। उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। तो बात करते हैं, इधर क्वेश्चन बोलता है द होम रूल मूवमेंट जो था उसका एम क्या था, क्या लक्ष्य था। तो उसका लक्ष्य यही था कि आप इंडिया को उनकी सेल्फ गवर्नमेंट दो, उन्हें उनका सेल्फ रूल दो। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाता है। होप सो 80 क्वेश्चन जो अभी हम कर चुके हैं, कोई आशंका नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना स्कोर भी जरूर लिखिएगा कि आपने कितने सही हुए, कुछ क्या नया सीखा। देखो, हर एक लेक्चर में कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये याद रखना। कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। हमारे अंदर जब हम होते हैं ना, थोड़े नाराज होते हैं, तो हमारे अंदर वो फीलिंग आते हैं। ऑब्वियसली बात है, अभी नाराज की बहुत ज्यादा है कि एग्जाम हो नहीं रहे, आगे एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उस नेगेटिविटी को साइड पे रखो और पॉजिटिविटी सोचो कि हाँ, आज मैंने गेन किया, कुछ तो सीखा आगे। जरूरी नहीं है कि जेके एसएसबी के एग्जाम में मदद करेगा, एसएससी के बहुत एग्जाम में मदद करेगा, आपके जितने भी एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज होगी, ये टॉपिक होता ही होता है, तो उसमें जरूर मदद करेगा। मेन चीज आती है आपने इधर गेन किया, ठीक है। तो यही है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चलो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी एक दिन। तो आपने बताना है कमेंट में आपने नया भी क्या सीखा। तो आज का आप अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल, जिसमें हम अपना ये जो 100 MCQ सीरीज उसे भी कंप्लीट कर देंगे। और बहुत जल्द मैं बता दूं, मैंने आपको वादा किया था 50K पे आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है, एक सरप्राइज दूंगा। तो वो एक्चुअली 3-4 मंथ से मैं उस चीज में लगा हुआ था। तो कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने जिन लोगों को इस चीज के लिए हायर किया था, बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब मैं कहूंगा कि आप खुश हो जाओगे इस चीज पे। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही, मैं कहूं तो 3-4 महीने, पिछले 3-4 महीने मेरे बहुत खराब निकले। तो उसमें मैंने कोशिश किया कि इसे कोप अप करूं, इसे सुधारूं। तो 3-4 महीनों में मैंने बहुत ज्यादा उस चीज पे मेहनत की है। तो आपके सामने वो चीज मैं लाने वाला हूं विद इन 2-3 डेज, अगर सब कुछ अच्छा रहा, फिंगर क्रॉस, मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त। तो मिलेंगे उस दिन आपके साथ अपनी 50K की सेलिब्रेशन पे। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।